काव्य भाग का तीसरा पाठ है। दो छोटी कविताएं दी हैं। पहली कविता है कविता के बहाने और दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, और इसके रचनाकार हैं कुंवर नारायण। ये पहली कविता है कविता के बहाने। यह इन दिनों इन साहित्यकार की मूल रचना है। इन दिनों उससे यह पंक्तियां ली हैं। और जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, यह कविता मूल रूप से कोई दूसरा नहीं नामक संग्रह से ली गई है। इनके साहित्य की विशेषताएं हैं विशुद्ध हिंदी भाषा है, प्रवाहमयी शैली है, विभिन्न प्रकार के अलंकार आए हैं। कुछ शब्दार्थ मैंने लिख दिए हैं, जैसे कविता की उड़ान यानी काव्य शक्ति, महकना, सुगंध देना, माने अर्थ या मतलब, बहाने वजह या कारण। पहली कविता है कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कवि कहते हैं कि कविता कवि के हृदय में उत्पन्न विचारों की एक उड़ान है जो चिड़िया के समान पंख लिए हुए हैं। यहाँ चिड़िया पंख धारण करके उड़ सकती है। उन्होंने कविता और चिड़िया को एक समान कहा है। आगे ही पंक्ति में कह रहे हैं कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, परंतु जिस प्रकार की उड़ान कविता करती है उस प्रकार की उड़ान पंखों वाली चिड़िया नहीं कर सकती। अर्थात पंखों वाली चिड़िया जो उड़ने का साहस रखती है वह कविता की उड़ान को नहीं जानती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता और चिड़िया की उड़ान में अंतर व्यक्त करते हुए कवि कह रहे हैं कि कविता बाहर भीतर इस घर उस घर सभी स्थानों पर अर्थात सर्वत्र जा सकती है, और जबकि चिड़िया की उड़ने की एक निश्चित सीमा होती है। वह जंगल जंगल घूम सकती है, आसमान में ऊंची उड़ान भर सकती है, लेकिन एक निश्चित समय के बाद वह अपने घरोंदों में बैठ जाती है। और जबकि कविता ठीक इसके विपरीत है। इस प्रकार कविता देश विदेश अनंत सीमा तक, जहाँ तक उसको ले जाया जा सके वहाँ तक जा सकती है, और कविता की इस उड़ान को भला वह चिड़िया क्या जाने। अर्थात चिड़िया कविता की उड़ान को समझ नहीं सकती है। इसलिए अंततः कवि यह साबित कर रहे हैं कि कविता की उड़ान चिड़िया की उड़ान से श्रेष्ठ और असीमित है। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। कविता को चिड़िया के समान रखने के बाद कवि कविता को आगे फूलों के समकक्ष रखने का प्रयास करते हुए उनका तुलनात्मक विश्लेषण इस प्रकार कर रहे हैं। कहते हैं कि कविता भी एक संपूर्ण खिले हुए फूल के समान है, परंतु उसकी तुलना खिले हुए फूल से कदापि नहीं की जा सकती है। खिले हुए फूल के सुगंध की एक सीमा होती है। एक निश्चित दूरी तक विभिन्न प्रकार के फूल अपनी सुगंध बिखेरते हैं, और निश्चित समय की सुगंध देने के बाद वह जब मुरझा जाते हैं तो उनकी सुगंध भी समाप्त हो जाती है, और वह आँखों को जो आनंद प्रदान करते हैं निश्चित समय सीमा के बाद वह आनंददायी भी नहीं रह जाते हैं। परंतु कविता कैसी है, बाहर भीतर इस घर उस घर सभी स्थानों पर यानी असीमित रूप से वह बिना मुरझाए महकते रहती है। यहाँ कविता के महकने का आशय है कि चाहे उसको वर्षों बरस सृजित करके रख दिया जाए, सुरक्षित करके रख दिया जाए, तो आने वाली कई पीढ़ियाँ कविता का आनंद ले सकती हैं। जबकि इस प्रकार के आनंद का महत्व फूल नहीं जान सकते। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। और अंततः कवि कविता को बच्चों के खेल के समकक्ष पाता है। वह कहता है कि कविता भौतिक और भावात्मक रूप से सब प्रकार से बच्चों के जैसी ही होती है। जिस प्रकार बच्चे अपने खेल खेल में बाहर भीतर यह घर वह घर, इस घर उस घर, यहाँ वहाँ सर्वत्र
सबको अपने पास बुलाते हैं, अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार कविता भी सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। खेल करने वाले बच्चे किसी निश्चित सीमा में बंधे नहीं होते हैं, उसी प्रकार से कविता भी किसी निश्चित सीमा में बंधी नहीं होती है। कवि का कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार बच्चे चारों सीमाओं से लोगों को सबको एकत्रित कर एक साथ खेलने की प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार से कविता भी देश विदेश में स्थित लोगों को काव्य ज्ञान के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का प्रयास करती है।